नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मित्र स्वागत करता हूं आपका अपनी चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जीके जीएस की श्रृंखला का 8वां वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। सबसे पहले आप लोगों से माफी चाहता हूं कि यहाँ पर दोस्तों हमारी 3 दिन क्लास से कोई भी नहीं आ पाई। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ पर क्लास से रेगुलर वे में चलेंगी, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश मैंने आपकी 3 क्लासें नहीं ले पाया। उसके लिए आप लोगों से मैं माफी चाहता हूँ। उसके बाद बता देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पर साथी नए जुड़े हुए हैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों प्रत्येक सुबह हमारी 8 बजे ये क्लासें होती हैं और यहाँ तक अभी तक आपकी जीके जीएस के साथ और साइंस के साथ क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर वो देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपने वीडियो की शुरुआत हम उसी क्वेश्चन के साथ करेंगे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, और बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर आंसर भी बिल्कुल सही है। जिनका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आया रामचंद्र देव, उनका बिल्कुल सही उत्तर था। वो अपने उत्तर को मिला लेंगे। आपकी तैयारी बहुत ही शानदार वे में चल रही है, इसलिए प्रत्येक दिन मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ कि आप लोग समझ सके कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रसारित होते हैं और ये सारे सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सीएचएस वालों के लिए तो खास ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे दोस्तों कि अलाउद्दीन जो खिलजी दोस्तों, इसने दक्षिण विजय, आपके देवगिरी कहाँ पर पड़ता है, भारत के दक्षिण में ही तो पड़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आपके दक्षिण विजय का अभियान किसे सौंपा था, आपके मलिक काफूर को सौंपा था। मलिक काफूर को सौंपा था। किसको सौंपा था? मलिक काफूर नामक की खिचड़ी को सौंपा था इसने दक्षिण विजय का अभियान। और इसी के अंतर्गत दोस्तों आपके तेलंगाना, होयसल, देवगिरी, इन पर आपका क्या अभियान चलाया गया था। वहाँ पर अगर बात करेंगे देवगिरी की बात करेंगे तो देवगिरी पर दोस्तों 1307 ईस्वी में अभियान चलाया गया था। और उस समय दोस्तों वहाँ का शासक कौन था? देवगिरी के शासक कौन था दोस्तों? आपके वहाँ का राजा था रामचंद्र कौन? रामचंद्र देव को उसको पराजित कर दिया था किसने? आपके मलिक काफूर ने। और इसको आपको मिला लिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के आपके राज्य में। दोस्तों बात करेंगे राजा रामचंद्र देव की, तो राजा रामचंद्र देव ने अपनी एक पुत्री थी दोस्तों, इसकी आपके राजा रामचंद्र देव की एक पुत्री थी जिसका विवाह दोस्तों उसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं करता हूँ फुल डिटेल में करता हूँ। तो आप लोगों को ये डिटेल में करना अच्छा लगता है कि नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ या फिर एक ही क्वेश्चन में आपको इतनी फैक्ट दे दूँ जिससे आपके एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आपके बन जाएँ। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा सही तरीका रहता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन तो आपको मैच करेगा नहीं, लेकिन जो आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और जिन बच्चों ने भी इसको दोस्तों के आपकी क्लासों को ज्वाइन किया होगा उन्हें अपने में जो आपकी इंप्रूवमेंट हो रहा है उसको वो समझ भी रहे होंगे। तो आप लोग भी इसी प्रकार से सेशन को ज्वाइन करते रहेंगे और आप लोग जब परीक्षा देने जाएंगे सीएचएस की या फिर अन्य एग्जामिनेशन की, तो आप लोगों को लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट सेशन ये था जिसे हम लोग ज्वाइन किए हुए थे। तो आपको पूरा फायदा देखने को मिलेगा जीके जीएस की श्रृंखला में। और दोस्तों सबसे बात ये खास है कि जब मैं जियोग्राफी का क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको फुल मैप में कराता हूँ, जिससे आप लोगों की मैप भी कंफर्म होते चले। अगर आप लोगों को मैप कंफर्म हो गया तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके मैप से ही कंफर्म हो जाते हैं, इसलिए मैप भी मैं आपको रोज दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो मैं बता रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों, ये कहाँ किस वंश का शासक था? तो खिलजी वंश का शासक था। और इसका दोस्तों ये आपके 1296 से लेकर आपके 1316 ईस्वी तक दोस्तों क्या था आपका? यह दिल्ली का सुल्तान था। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थी, उसको भी इसने ही शुरू किया था। हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर आप धीरे धीरे पढ़िए, तो देखिए हम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं कि बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने ही चलाई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। इसने ही दोस्तों आपके नकद वेतन देने की प्रणाली चलाई, घोड़ों पर दाग देने की भी आपकी इसने ही चलाई। किसने? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके निर्माण कार्य देख लेंगे कि जो जमैयत खाना मस्जिद था, जमैयत खाना मस्जिद, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं जमैयत खाना मस्जिद। एक दिन मैंने आपसे पूछा था कि जो भी नोट्स बना रहे हैं वो कमेंट करेंगे, लेकिन किसी भी बच्चे का आंसर नहीं है। तो क्या आप लोग इसका नोटबुक नहीं बना रहे हैं? आज मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जो भी इसका दोस्तों जो मैं आप क्वेश्चन कराता हूँ जिसको अपने नोटबुक में लिख रहे हूँ वो अपना कमेंट करके बताएंगे हाँ सर मैं इसका नोटबुक बना रहा हूँ। तो इसको आप देख लेंगे। देखिए, जमैयत खाना मस्जिद जो अलाई दरवाजा है दोस्तों, जो आपका अलाई दरवाजा है, तो अलाई दरवाजा का निर्माण भी किसने कराया था? अब किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। प्लस दोस्तों जो सीरी का किला था, जो आपका सीरी का किला था, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा था। तो सीरी का किला का निर्माण भी किसने कराया था? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। तो ये सारे इसके निर्माण कार्य याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद ही होने चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों बात करें तो इसके बचपन का नाम भी कई बार परीक्षा में देखने को मिला है, इसलिए एक नाम रखेंगे कि अली एवं गुरसास्प इसके बचपन का नाम था। अली एवं गुरसास्प।
इसके बचपन का नाम था। ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ फुल डिटेल में कराता हूँ, जिससे एक एक क्वेश्चन से आपके बहुत ही अतिरिक्त जानकारी आपकी कंफर्म हो जाती है। देखिए, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो आपके इबादत खाना में करता था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अकबर ने एक नया धर्म भी चलाया था, आपके दीन ए इलाही। शायद मैंने आपको उस दिन इसको बताया था कि दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? आपके अकबर ने चला था, जिसमें सभी धर्म को मिलाकर ये धर्म चलाया गया था। और सर्वप्रथम कौन, अगर अंतिम शुरू प्रथम और अंतिम जो हिंदू जिसने अपनाया था, तो आपके बीरबल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बीरबल नहीं, ये प्रथम और अंतिम हिंदू थे जिन्होंने आपके ये इस धर्म को अपनाया था। तो इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद देखें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। प्रथम घटना कौन थी? आपकी 1857 ईस्वी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ये संग्राम दोस्तों बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ था। हालांकि ये सफल तो नहीं हुआ था, जिस सफलता हम जो लोग चाहते थे वो सफलता तो हमें नहीं मिली थी। लेकिन एक बार जो आपकी ब्रिटिश सरकार थी उन्हें लग गया था कि अगर हम लोग अब इस पर नियंत्रण स्थापित ना किए तो हमारी सरकार क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसलिए 1857 ईस्वी के बाद 1858 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आता है, उसमें आपके जो शासन है कंपनी से लेकर सीधा ब्रिटिश ताज के चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो ये सब बातें आपके 1857 ईस्वी की क्रांति की थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। और ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होने चाहिए। देखिए दोस्तों, बात करेंगे 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण के, तो कारण तो इसका बहुत सारा था। लेकिन यहाँ पर उस समय की अगर मेन कारण की बात करेंगे, आपके मुख्य कारण जो क्या था उस समय का, आपका तत्कालीन कारण क्या बना था, आपका मुख्य कारण क्या बना था, इसकी वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो मुख्य कारण क्या बना था, मैं आपको बताता हूँ कि चर्बी वाला कारतूस आखिरकार क्या था? आप लोगों के मन में चला होगा कि चर्बी वाला कारतूस क्या था। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो आपके चर्बी वाला कारतूस क्या था दोस्तों, जो आपकी गाय और सूअर होती हैं, फिर जबकि जो सूअर जंतु होते हैं, इनके मांस थे दोस्तों आपका, इनके मांस जो होते हैं, इनकी जो चमड़ी होती है, इनके मांस हटाने के बाद जो चमड़ी बचती है, उसे दोस्तों आपकी जो बंदूक होती है उसके हत्थे पर लगाया जाता है। और जब बंदूक आप चलाते हैं तो उसको काटना पड़ता है। तो जो आपके मंगल पांडे थे, कौन थे दोस्तों? आपके जो आपके मंगल पांडे ने दोस्तों आपकी चर्बी वाले आपकी कारतूस से लगे जो बंदूक होता है, उसे दांत से काटने से स्पष्ट मना कर देते हैं। और ये समय होता है आपके 29 मार्च 1857 ईस्वी को। 29 मार्च 1857 ईस्वी को क्या करते हैं दोस्तों, आपके मंगल पांडे नामक जो सैनिक होते हैं, ये बैरकपुर में, कहाँ पर दोस्तों आपके ये स्थान इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, बैरकपुर थे। तो बैरकपुर में कहाँ पर दोस्तों? आपके बैरकपुर में आपके क्या करते हैं, गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। और दोस्तों फलस्वरूप दोस्तों इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है आपके मंगल पांडे को, और गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है, जिन्होंने मना कर दिया था। तो इस प्रकार से यहीं से शुरुआत होती है आपके 1857 ईस्वी के संग्राम की। दोस्तों यहीं पर ये बात समाप्त नहीं होती है, जब इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है आपकी छोटे से कार्य के लिए। उसके बाद दोस्तों 10 मई को मतलब एक महीने बाद लगभग 10 मई 1857 को दोस्तों के मेरठ की पैदल टुकड़ी थी। मेरठ की जो कि पैदल टुकड़ी होती है, यहीं से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। मेरठ की पैदल टुकड़ी थी। और दोस्तों ये लोग यहाँ पर कर देते हैं आपके, वहाँ पर जेल में आपके धावा बोल देते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे कैदियों को छुड़ा लिया जाता है। और ये लोग वहाँ से चलकर फिर दिल्ली चले जाते हैं। फिर आपके यहाँ भाग आते हैं ये लोग, आपके दिल्ली भाग आते हैं। और दिल्ली में आकर दोस्तों ये आपके किसे बहादुर शाह जफर को समझाते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को क्रांति कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहला विकल्प है कि कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। तो ये तो आपकी ये बिल्कुल सही बात है कि कानपुर में आपके नाना साहब ने नेतृत्व किया था, विद्रोह किया था। लेकिन दोस्तों ये प्रथम घटना नहीं थी, ये बाद की घटना थी। ये दोस्तों आपकी कानपुर वाली बात करें तो ये 5 जून की घटना थी। 5 जून की घटना थी 5 जून 1857 की। लेकिन 10 मई को ही आपकी मेरठ ने 10 मई को ही मेरठ से आपकी पैदल टुकड़ी चली थी। ये पहली घटना नहीं होगी। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना। बेगम हजरत महल दोस्तों इन्होंने आपके पहले बेगम हजरत महल ने आपके अवध का नेतृत्व किया था। अवध का मतलब दोस्तों आपके लखनऊ का। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपके लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। लेकिन ये घटना आपके 4 जून की थी। ये घटना 4 जून 1857 की थी। 4 जून 1857 की थी। तो पहली घटना ये भी नहीं होगी। तीसरा है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो उसमें यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि सैनिकों का जो सैनिक थे आपकी मेरठ की पैदल टुकड़ी थी, इसका दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना यही प्रथम घटना हो जाएगी। झांसी की रानी का विद्रोह तो ये भी प्रथम घटना नहीं थी, क्योंकि ये
आपकी झांसी की बात करेंगे तो ये आपके जून में ही ये भी हुआ था। जून 1857 में ही आपकी झांसी की रानी ने भी आपका किया गया था, आपका बगावत कर दी थी। तो ये सब बातें आपको पता हो गई होंगी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, और ये सारे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाया है कि जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 को हुआ था, कहाँ से किसने नेतृत्व किया है, कहाँ से किसने नेतृत्व किया है। तो अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वीडियो की जाकर देख लीजिएगा। और चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। इससे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि हमारे यहाँ पर तो प्रत्येक सुबह 8 बजे ये जीके जीएस की क्लास चलती है, और ये क्लास सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों आपकी हिस्ट्री और जियोग्राफी के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, हिस्ट्री और जियोग्राफी के, और ये सप्ताह में 4 दिन चलती है। प्लस दोस्तों की जो साइंस वाली क्लास होती है ये सप्ताह के 3 दिन चलती है, और ये भी 8 बजे चलती है। ये अलग अलग दिन आपके ये 4 से 7 दिन ये पूरे सप्ताह में चलते हैं। ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी दोनों इन्होंने क्लासें नहीं देखी, जो भी क्लासें आपकी छूट गई हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, पूरे प्लेलिस्ट की जाकर देख सकते हैं। आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। और जो बच्चे दोस्तों यहाँ पर जो मैथ के लिए बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, तो मैथ के दोस्तों हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आप लोग जाकर 3 क्लासों को देखिए और वहाँ से कमेंट कीजिए कि सर ये इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे, मैं आपके आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो कमेंट करिएगा, मैं क्लास को आगे भी आपकी कंटिन्यू कर दूंगा। देखिए, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो आपको पता होगा कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करेगा कि स्वतंत्र जो भारत था, जो स्वतंत्र भारत है, इसका प्रथम आपके गवर्नर जनरल कौन बनता है? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ये प्रथम और अंतिम दोनों थे, ये प्रथम और अंतिम दोनों थे। इसके बाद बात करेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भी हटाते हैं, गवर्नर जनरल बताते हैं और भारतीय भी हटा दें, तो दोस्तों हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर बात करेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स साहब हो जाएंगे। अगर ऐसे पूछ लिया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर ही मात्र पूछ लिया गवर्नर कौन था, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। तो अगर जो भी क्वेश्चन पूछे उस प्रकार से इसका आंसर देना, देखिए कि कितने उत्तर आपको बनेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा उस प्रकार से आप लोग इसका आंसर देंगे। तो आपका यहाँ पर भी विकल्प हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे। आपके एस राधाकृष्णन की बात करें तो ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। सी राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर जनरल थे प्रथम। और बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे तो ये प्रथम दोस्तों की जब आपकी मंत्रिपरिषद बनी तो प्रथम आपके विधि अधिकारी विधि मंत्री बने थे। कानून मंत्री कौन बने थे? तो आपके बी आर अम्बेडकर साहब बने थे, और यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अभी पीछे मैंने बताया, अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो आप क्या करेंगे? आपके वारेन हेस्टिंग्स को सही लगाएंगे। और यहाँ पर अगर जनरल हटा देते यहाँ पर पूछता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव हो जाता। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो वहाँ पर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और वहाँ पर आपके वारेन हेस्टिंग्स प्रथम बनते हैं, जो 1700 आप कहाँ से लेकर 74 से लेकर 1785 ईस्वी तक भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार को संभालते हैं। ये सब बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता ही होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? तो सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन होगा दोस्तों आपके होमवर्क के लिए, और इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर। मैं सभी क्वेश्चन का सभी आप लोगों का आंसर को इंतजार करता रहूँगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप दोस्तों हमारा ऑफिशियल नंबर है 8574560837। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमें यहाँ पर दोस्तों आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, तो इसको आप लोग समझ लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और CHS वाले बच्चों के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आज बताना चाहता हूँ। चलिए मैं आपको पहले वो जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक स्पेशल सेशन आपका इतिहास का होने वाला है। यहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आपके ये क्वेश्चन भी आप लोग अवश्य से ज्वाइन करें। इसी को दोस्तों को टाइमिंग नहीं रहेगी कि इस टाइम पर ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बीच बीच में ये वीडियो आते रहेंगे। जैसे कि मैंने हिंदी के आपके सफलपूर्वक 5 आपके प्रैक्टिस सेट आए, उसी प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए चला रहा हूँ। तो ये इतिहास के क्वेश्चन भी अवश्य देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की तरफ फिर से लौट चलते हैं।
तो इस बात को आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो आपका इतिहास का सेशन होने वाला है ये आपकी जल्द से जल्द इसकी क्लासें मिलेंगी। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर स्वयं से यहाँ पर छाटा है आपके पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो आपके 2010 से लेकर जो 2020 के बीच में इतिहास के क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा दूंगा। तो आप लोग सीएचएस वाले विद्यार्थी इसको देख लेंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इंपॉर्टेंट तो सबके लिए है लेकिन सीएचएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्लासेस जल्द से जल्द आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग इस क्लासों के लिए कितना आपके उत्सुक हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। देखिए मुंबई हाई की बात करेंगे तो मुंबई हाई किससे संबंधित है। जो मुंबई हाई है ये किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों मुंबई की बात करता हूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है। तो मुंबई आपके सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। किस द्वीप पर? आपके सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों आपकी पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन लगभग 65% से अधिक कहाँ पर होता है? तो आपके मुंबई हाई पर ही होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। मकबरा दोस्तों कोई है नहीं, क्योंकि मकबरा आप लोग जानते हैं कि मकबरा किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके जो आपके राजा महाराजा होते हैं जहाँ पर उन्हें दफनाया जाता है उसे कहते हैं मकबरा। जैसे बाबर का मकबरा कहाँ पर है, जैसे अकबर का मकबरा कहाँ पर है, जैसे हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। एक स्पेशल वीडियो मैंने इसके लिए बनाया कि 4 से 5 मिनट का वीडियो है कि किसके मकबरे कहाँ पर हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, सबकी। तो इस वीडियो की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि हमारा एक आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के आई बटन पर विविध जी के नाम की। तो जाकर आप वही प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएंगे विविध जी के। तो जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। जो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी होती है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो ऊपरी जो ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है, तो आपका पेट्रोलियम सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें, ये तो क्वेश्चन तो हो गया कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला आपके मुख्य खनिज कौन सा है, तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में आपकी पेट्रोलियम जो खनिज है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इससे बहुत सारे फैक्ट पूछ जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक सेशन में आपको मैं बताऊंगा, कोई भी आपका अगला सेशन जो आएगा जीके जीएस का, वहाँ पर मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में स्पेशल आपको बातें बताऊंगा। तो इसके लिए आप लोग इंतजार करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगले सेशन में आपकी चर्चा होगी। यहाँ पर थोड़ी बातें मैं आपको मुंबई हाई के बारे में बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर की जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मुंबई हाई की बात करेंगे दोस्तों, मुंबई हाई की बात करेंगे तो जो मुंबई तट है वहाँ से 176 किलोमीटर दूर है। 176 किलोमीटर अंदर और अगर जाएंगे आपके मुंबई तट से तो आपको मिलेगा मुंबई हाई। और मुंबई हाई से 1976 ईस्वी से लेकर 1976 ईस्वी से दोस्तों आपका यहाँ से आपके तेल निकाला जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर है ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये भी आपके अरब सागर में है, ये आपके अरब सागर में है, ये आपके अरब सागर में है। और अरब सागर कहाँ है ये तो आप लोगों को भली भांति पता ही होगा, मैंने आपको कई बार मैप में दिखाया भी है। देखिए आपका ये जो भारत का मैप होता है, इस तरफ का अरब सागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ का हिंद महासागर है। यही दो भागे बढ़ जाता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा। देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जो ग्रामीण जनसंख्या है ये आपकी प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रतिशत में सर्वाधिक ये आपसे पूछा जा रहा है। तो केवल जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के मामले में भारत का दोस्तों जो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ये सबसे एक नंबर पर है, फर्स्ट में। और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पहले पर कौन आता है दोस्तों, पहले पर आपका राजस्थान आता है। कौन आता है आपका? राजस्थान आता है। पहले पर कौन आता है आपका? राजस्थान आता है। दूसरे पर कौन आता है आपका? एमपी आता है। तीसरे पर कौन आता है आपका? महाराष्ट्र आता है। और चौथे पर दोस्तों क्षेत्रफल दृष्टिकोण से आपका यूपी आता है। और जनसंख्या में यूपी फर्स्ट पर आता है। तो ये बातें याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या आपके प्रतिशत में सर्वाधिक है, तो ये आपका ये डी विकल्प हो जाएगा, बिहार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे 2011 की जो जनगणना हुई थी,
कब की? 2011 की दोस्तों जो आपकी जनगणना हुई थी उसमें जो आपका दोस्तों जो बिहार है उसकी 88.70% जो आपकी जो क्या है दोस्तों की जनसंख्या है ये आपके गाँव में निवास करती है। दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आपका उड़ीसा आता है। तीसरे नंबर आपका यूपी आता है। तीसरे नंबर पर आपका यूपी आता है जिसमें सर्वाधिक आपकी प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या है। कितनी है दोस्तों आपकी? भारत में 77.72% क्या है आपका जनसंख्या आपकी ग्रामीण की है। तो ये सब बात याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम आपकी दिल्ली, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है? आपकी दिल्ली में। वहाँ पर 2.5% लोग आपके मात्र और मात्र 2.5% लोग ही आपके ग्रामीण हैं। तो ये सब बातें पता नहीं चाहिए, आप लोगों को पता भी होगा मुझे लग रहा है। देखिए जनसंख्या घनत्व से आप लोग क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? आज दोस्तों हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं क्योंकि यहाँ पर फैक्ट से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन कराने का भी जोर दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने एक आपका चैनल पर दोस्तों आपका 1 के सब्सक्राइबर भी पूरा हो चुका है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं 1 से। प्लस हमारे पास दोस्तों कम्युनिटी भी आ चुकी है, हमारे साथ अब कम्युनिटी भी है। और कम्युनिटी में दोस्तों मैंने आपका एक वोट कराया था कि आपके क्या आप लोग चाहते हैं कि CHS प्रैक्टिस सेट 7 को लॉन्च किया जाए। तो यहाँ पर लगभग आपके अभी तक दोस्तों आपके 40 बच्चों ने अपने क्या किए हैं, 40 बच्चों ने अपना आपका वोट दिया है। तो आप लोग भी जाकर वोट अवश्य दीजिए। वहाँ पर आपके लगभग 50 बच्चे जब आपके वोट दे देंगे तो वहाँ पर मैं देखूंगा कि कितने बच्चे चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट 7 को लाया जाए। तो वहाँ पर उसी प्रकार से मैं प्रैक्टिस सेट 7 को लॉन्च करूँगा। तो सबसे पहले जाकर क्या करेंगे, आप लोग उस पर वोट जाकर दे देंगे, वोट जाकर दे देंगे। और जब मैंने आपको जो कुछ वहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो एग्जिट पोल आपकी ली है कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो 40 बच्चों ने दिया है, आप लोग भी जाकर दीजिए। जब 50 बच्चे आपकी वोट हो जाएगी तो यहाँ पर अगला सेशन आपका आ जाएगा, देखते हुए कि आप लोग क्या चाहते हैं। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का कुल जनसंख्या से अनुपात, प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की संख्या, किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग क्या समझते हैं। तो बिल्कुल सही कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या, ये जनसंख्या घनत्व तो बिल्कुल नहीं बताती है। किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बिल्कुल नहीं। प्रति किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बिल्कुल नहीं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या बताता है, आपका जनसंख्या घनत्व बताता है। तो बी विकल्प बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, लोगों की जो संख्या होती है ये आपकी जनसंख्या घनत्व आपके यही समझते हैं इससे हम लोग। देखिए यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज दोस्तों हमने आपके लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज के क्वेश्चन बहुत ही लेवल के और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और आखिरी क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गारो खासी जयंतियाँ। सारे दोस्तों बहुत ज़्यादा बच्चों के आपकी कमेंट आते हैं कि सर आप थोड़ा धीरे पढ़ाया करिए। यहाँ पर दोस्तों हम बिल्कुल धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे भी अगर दोस्तों आप धीरे चलेंगे तो आप लोगों का सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर आप लोगों की ही आपकी कमेंट आएगी सर आप बहुत ज़्यादा ही धीरे हो गए। तो इतनी पर मैं चल रहा हूँ जैसे कि आप लोगों की जल्दी से जल्दी क्वेश्चन भी पूरा हो जाए और आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर इरिटेट भी ना हो। देखिए गारो, खासी और जयंतियाँ, बिल्कुल सही। गारो, खासी और जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये जो कि जनजातियाँ होती हैं गारो, खासी, जयंतिया की, ये यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती हैं? ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये आपका बिल्कुल से आपके मेघालय में पाई जाती हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ये आपका मेघालय है, ये आपका मेघालय है और इसी मेघालय की जनजाति का क्या है? गारो, खासी, जयंतिया, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपका डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, अपातानी, ये आपकी जनजाति यहाँ पर पाई जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नागालैंड में दोस्तों के नागालैंड की कोन्याक जनजाति पाई जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोन्याक जनजाति पाई जाती है। मणिपुर की बात करेंगे दोस्तों तो मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर में दोस्तों आपकी कुकी जनजाति पाई जाती है, कुकी जनजाति पाई जाती है आपके मणिपुर में, कुकी जनजाति। और लुसाई जो जनजाति है, लुसाई जनजाति, जो लुसाई जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर सिक्किम की बात करेंगे तो आपके यहाँ पर सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? सिक्किम में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में कि सिक्किम में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आप लोग इसको बताइएगा। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सिक्किम की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो अगर आप लोग इस प्रकार से अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं कि सर आप एक वीडियो ऐसे स्पेशल बनाइए, यहाँ पर दोस्तों आप पूरी जनजातियाँ ही कंफर्म कर दीजिए। एक वीडियो स्पेशल बनाइए, इसमें आप सारी पर्वतमाला कंप्लीट करा दीजिए। अगर इस प्रकार से अगर टॉपिक वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर आप टॉपिक वाइज इसको कराइए, तो मैं टॉपिक वाइज भी कराने का प्रयास करूँगा। इसको आप लोग जान लेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका छोटा सा राज्य को दिख रहा है ये आपका वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, और ये है आपका असम, ठीक है। और इसके बीच में दोस्तों ये आपको जो सीमा दिख रहे हैं ये आपको कौन सी नदी बनाती है? तो ये आपकी संकोच नदी है जो कि भूटान से निकलती है। संकोच नदी यही इसके बीच सीमा बनाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि संकोच नदी किन किन के बीच सीमा बनाती है तो असम और वेस्ट बंगाल के बीच में। तो इतनी सारे फैक्ट्स मैंने आपको कंफर्म करा दिए हैं जो आपको शायद ही कंफर्म हो पाते। और लास्ट में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात और, यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो त्रिपुरा आप देख रहे हैं तो इसके इस तरफ भी आपका वेस्ट आपका क्या है दोस्तों? ये आपके बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। इस तरफ भी बांग्लादेश है, इस तरफ भी बांग्लादेश है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आपका त्रिपुरा साहित्य हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए दोस्तों, सेशन समाप्त करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक सुबह 8 बजे ये क्लासेस चलती हैं। किसी कारणवश मैंने 3 दिन क्लासेस नहीं ले पाई, तो उसके लिए आप लोगों से मैंने माफी मांग ली है। आप लोग भी समझ लीजिए इस बातों की समस्या है, इसलिए मैंने क्लास नहीं ले पाया। लेकिन प्रत्येक सुबह 8 बजे क्लासेस फिर से मैंने स्टार्ट कर दी है और आप लोगों को जीके जीएस की सारी क्लास लेना है, साइंस की सारी क्लास लेना है। उसके बाद एग्जाम देकर आएंगे तो तब आप लोग समझेंगे कि इस क्लास की अहमियत क्या थी। और जो भी बच्चे दोस्तों आपके नोट्स बनाकर लिख रहे हैं, जो अतिरिक्त जानकारी दी जा रहा है उसको भी नोट कर रहे हैं, प्लस उसको याद कर रहे हैं, उन्हें तो दोस्तों ऐसा लाभ होने वाला है कि आप लोग जीवन में याद रखेंगे। तो इस बात को समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जिट जो पोल मैंने आपके लोगों के लिए कराई है, उसमें जाकर अपना वोट बता दीजिए कि आप लोग चाहते हैं कि क्या मैं प्रैक्टिस सेट 7 को लॉन्च करूँ CHS वालों के लिए, CHS 9th और 11th वालों के लिए, फिर 6th वालों के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वोट जाकर बता दीजिएगा। और भी अगर कोई फैक्ट हो तो मैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर मैंने जो आपको नंबर बताया उस पर भी हम आपसे आप बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।